हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। और आज के इस सेशन में हम बैंकिंग करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था जिसमें कंप्लीट जुलाई मंथ के कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस को कवर किया था। लगभग 2 आवर्स का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिलेगी। और सबसे पहली बात, सेशन स्टार्ट करने से पहले उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कुछ बच्चों के मैसेज भी आए हैं जिनका अभी एसबीआई में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों का भी बहुत जल्दी आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो और आप भी मुझे मैसेज करके बताएं कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आज हम अगस्त वीक 2 के बैंकिंग करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने जुलाई का कंप्लीट अवेयरनेस कंप्लीट करा दिया करंट अफेयर्स, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम 3rd से लेकर 9th ऑफ अगस्त तक जो भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग इनिशिएटिव्स हुए हैं, जो भी आरबीआई सर्कुलर पास हुए हैं, या हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नया प्रपोजल लाया गया है, वो सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सेशन है वो आपके आरबीआई और आईबीपीएस एग्जाम, सेबी, सिडबी, नबार्ड सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली कहानी आती है न्यू यूपीआई रूल इफेक्टिव फ्रॉम 1st ऑफ अगस्त। अब 1 अगस्त से काफ़ी कुछ घटनाएं हमारे देश में घटित हुई हैं। हमारे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए कई सारे फैसले लिए गए हैं। उनमें से एक ये है कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ नए रूल्स लागू करने की बात की है 1 अप्रैल से, जो कि सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सभी पे अप्लाई होंगे 1 अगस्त से। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई हैं, हम वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात है बैलेंस इंक्वायरी लिमिट। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, हमने गूगल पे से किसी को, पानीपुरी वाले को ही पेमेंट करी, उसके बाद चेक करने लगे कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो जितनी बार आप रिक्वेस्ट भेजते हो बैंक्स के पास, तो उतनी बार आपका ये कह सकते हो कि एक क्राउड क्रिएट हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन एक तरीके से तो हो ही रहा है, राइट? तो ऐसा जब क्राउडेड आवर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बार बार बैलेंस रिफ्लेक्ट करने में। तो यहाँ पे कहा है कि जो यूजर्स हैं वो अपने अकाउंट बैलेंस को यूपीआई के जरिए मैक्सिमम 50 टाइम्स अ डे पर ऐप चेक कर सकेंगे। यूजर कैन नाउ चेक देयर बैलेंस बाय एनी यूपीआई ऐप मैक्सिमम ऑफ 50 टाइम्स अ डे पर एप्लीकेशन। और जब भी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स होगा तो अवेलेबल बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा, जिससे बार बार मैनुअल बैलेंस चेक करने की रिक्वायरमेंट ना हो। पहला ये रूल लागू होगा 1 अगस्त से। नेक्स्ट है ऑटो पेमेंट प्रोसेसिंग। जैसे कि हम लोग जैसे हॉटस्टार का रिचार्ज करते हैं, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करते हैं, डिस्कवरी का किसी ने सब्सक्रिप्शन लेके रखा होगा, तो कई बार रिकरिंग अकाउंट, मतलब रिकरिंग आपका जो प्रोसीजर होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे आवर्स होते हैं जो कि पीक आवर्स कहलाते हैं, और पीक आवर्स में ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एनपीसीआई ने कहा है ये सभी जो प्रोसेसिंग होंगी, जो ऑटो पेमेंट होगा, ऑटो पेमेंट जो डेबिट होगा, ये पीक आवर्स में नहीं होगा। इसके लिए कुछ आवर्स स्पेसिफिकली डिफाइन किए हैं, उनमें ये ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो ऑटो पेमेंट अलाउ बैंक टू डेबिट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम यूजर अकाउंट ऑटोमेटिकली ऑन द रिकरिंग बेसिस। ठीक है, जब ऑटो पेमेंट्स होता है ड्यूरिंग द पीक आवर्स, तो उस समय क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। इसलिए एनपीसीआई ने कहा है ये जो प्रोसेसिंग होगी, इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, ये नॉन पीक आवर्स में होंगे। मतलब नॉन पीक आवर्स मतलब बिफोर बिफोर 10 AM, ठीक है, बिफोर 10 AM, 1 to 5 PM, और आफ्टर 9:30 PM। तो मतलब सुबह 10 बजे के पहले, फिर 1 से 5 बजे के बीच में, और फिर 9:30 बजे के बाद रात में। तो ये वो समय है जब ऑटो पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की है। नाउ बात करेंगे बैंक डिटेल। तो कस्टमर विल बी एबल टू सी द लिस्ट ऑफ बैंक्स लिंकिंग टू देयर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर से जो जो भी आपके अकाउंट्स लिंक हैं, जो जो भी आपकी बैंक डिटेल है, आप उसे देख सकते हैं। ओनली चेक द बैंक डिटेल 25 टाइम्स पर डे। ठीक। ट्रांजेक्शन स्टेटस। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने कहीं भी पेमेंट की, आज आपने दिन भर में कितनी पेमेंट की, कहाँ पर किसको पेमेंट किया, तो हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखते हैं ना।
कस्टमर डेफिनेटली ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखता है कि अकाउंट जो है वो मतलब जो आपका पैसा है वो डेबिट हुआ, कहीं से पैसा आया है तो क्रेडिट हुआ कि नहीं। तो ट्रांजेक्शन स्टेटस के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। ट्रांजेक्शन इश्यूज आर very common during the peak hours when customer usually experience that the money has been debited from the sender account but hasn't been received by the receiver। sometime ऐसा होता है ना कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया और सामने वाले के अकाउंट में पहुंचा नहीं। the user will be able to check the payment status only 3 times with a time gap of 90 seconds। 90 seconds के इंटरवल के साथ आप 3 बार ट्रांजेक्शन डिटेल देख सकते हो। Next, detail of the recipient. The name of the transaction recipient will be shown to the sender before each transaction। जब भी आप किसी को पैसा भेजोगे तो आप जिस भी अकाउंट पे पैसा भेज रहे हो उस व्यक्ति की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी, जिससे फ्रॉड को रोका जा सके। कई बार गलती से जो ट्रांजेक्शन हो जाते हैं उनको रोका जा सके। ठीक है। फिर है इनएक्टिवेट यूपीआई आईडी डीएक्टिवेशन। तो अगर कोई यूपीआई आईडी है जो 12 मंथ से इस्तेमाल नहीं हुई है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी, जिससे उसके मिसयूज को रोका जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है फी ऑन पेमेंट एग्रीगेटर। अब यहाँ पे जो पेमेंट एग्रीगेटर है जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम्स है, उनको 1 अगस्त से कुछ नॉमिनल चार्जेस देने होंगे, लेकिन इसका इफेक्ट ना ही मर्चेंट पे होगा ना ही यूजर्स पे होगा। ये पेमेंट एग्रीगेटर के लिए बातें कही गई हैं। तो ये सारी बातें कही गई है कि 1 अगस्त से लागू की जाएंगी। ठीक है, डन। समझ में आ गया कि 1 अगस्त से क्या क्या लागू हो गया है, यूपीआई में क्या क्या चेंजेस करने की बात एनपीसीआई ने की है। तो इन सारी बातों को याद रख लेना। ठीक। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक लॉन्चेस लॉक एफडी फीचर टू प्रिवेंट डिजिटल फ्रॉड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने एफडी कराई, मान लेते हैं आपकी एफडी 5 साल की थी, अब कोई साइबर अटैक हो गया है और 2.5 साल ही हुए हैं या 2 साल ही हुए हैं आपकी एफडी की और प्री मैच्योर विड्रॉ उसका ऑनलाइन हो रहा है। तो ऐसी सभी चीजों को रोकने के लिए लॉक एफडी फीचर आया है जिसमें प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं होगा, ऑनलाइन मेथड से नहीं होगा। अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉ करना है तो आपको फिजिकली ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर आपने लॉक एफडी फीचर का इस्तेमाल किया है तो ऑनलाइन प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं होगा, जिससे साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। बात समझ में आई? तो एक्सिस बैंक हैज लॉन्च अ लॉक एफडी फीचर फॉर सेफगार्डिंग कस्टमर फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम राइजिंग डिजिटल फ्रॉड बाय अलाउइंग देम टू रिस्ट्रिक्ट एफडी क्लोजर थ्रू द डिजिटल मीन। ठीक है। लॉक एफडी फीचर विल बी अवेलेबल ऑन इट्स मोबाइल एप्लीकेशन, open and access all its branches and enable customer to prevent premature closer to the fixed deposit। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिसेंटली मीटिंग हुई थी। ठीक है, और इसमें कुछ फैसले लिए गए हैं और ये 56 नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी। ठीक है, इसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। रेपो रेट आपको 5.5% देखने को मिल जाएगी। नाउ बात कर लेते हैं जीडीपी। तो यहाँ पे FY26 के लिए आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है कि भारत की जीडीपी 6.5% होगी। नाउ बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। तो सीपीआई 3.1% एस्टिमेट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25%, एमएसएफ और बैंक रेट 5.75% एस्टिमेट किया गया है। अक्टूबर महीने में अब आपको अगली मतलब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग देखने को मिलेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन 2016 में किया गया था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। इसको चेयर करते हैं आरबीआई के गवर्नर। टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकी मीटिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर होती है। पूरे साल भर में 4 बार आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग देखने को मिल जाएगी। तो जब भी आप एग्जाम अपियर होने वाले हैं, एग्जाम में बैठने वाले हैं, उस समय के आप रेट्स को याद करके जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। एक बार लिंक को जल्दी से शेयर कर देंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे उन सभी बच्चों के साथ जो किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लास ओवर होने के बाद आपको टेलीग्राम में भी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को रिलीज किया है नीति आयोग ने।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसका है, तो नीति आयोग का है। नीति आयोग ने सभी राज्यों का एनालिसिस किया, किस राज्य में ईवी का एडॉप्शन कितना है, कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई भी स्टेट कैसे काम कर रहा है, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसमें राज्यों की जो रैंकिंग की गई है वो 0 से 100 के बीच में की गई, मतलब आउट ऑफ 100 आपको रैंकिंग की गई है। नाउ बात करते हैं टॉप टॉप स्टेट्स के बारे में। तो दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र और चंडीगढ़ आपको मिलेंगे इमर्ज एज अ टॉप 3 स्टेट या यूटी ओवरऑल इन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रेडीनेस एंड इनोवेशन। नाउ बात कर लेते हैं ईवी का शेयर्स। तो जितने भी हमारे देश में गाड़ियां चल रही हैं, जितने भी व्हीकल्स हमारे देश में चल रहे हैं, तो ईवी का जो शेयर है वो 7.7% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2024 तक हमारे देश में 12 लाख ईवी को रजिस्टर किया गया है। 25,000 से ज्यादा पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन आपको कर्नाटका स्टेट में देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे तीन स्कोर के अकॉर्डिंगली तीन अलग अलग कैटेगरी डिफाइन की है। 65 से 99 जो स्कोर है वो फ्रंट रनर कैटेगरी है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है। फिर 50 से 65 परफॉर्मर कैटेगरी में कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा है। और 0 से 49 एस्पिरेंट कैटेगरी में बाकी सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इंडिया के ईवी शेयर के बारे में ग्लोबली। तो 2020 में वन फिफ्थ ग्लोबल इंडिया का शेयर था, जो कि बढ़ के 2/5 हो चुका है 2024 में। ठीक है, हमारा टारगेट 2030 का गोल है कि 30% ईवी का एडॉप्शन कराना है बाय द 2030। ये हमारे देश का आपको गोल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025। ठीक है, तो यहाँ पे एआई के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का जो सेंटर हब है, उसके आधार पर इस रैंकिंग को पब्लिश किया गया है। इस रैंकिंग को पब्लिश करने का काम मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने किया है, जिसमें हमारे देश की कुछ ऐसी सिटीज है जो ग्लोबली रैंक करती है, जैसे कि बेंगलुरु आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेंगलुरु 26 नंबर पे आपको मिलेगा। ठीक है, so Bengaluru has secured the 26th rank in the Global Artificial Intelligence City Index 2025। ठीक है, जिसमें ट्रैफिक, सेफ्टी, हेल्थ केयर और एजुकेशन में किस तरीके से एआई का इस्तेमाल हुआ है, इन सभी बातों को ध्यान रखा है। जैसे ट्रैफिक और पब्लिक सिक्योरिटी में मुंबई, दिल्ली आपको टॉप पर देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं टॉप ग्लोबल रैंकिंग ग्लोबल एआई सिटीज। तो सिंगापुर, शियोल और बीजिंग आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि जुलाई मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें जुलाई मंथ का कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, प्लस कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी हैं, तो ये आपको अवेलेबल है। ठीक है, केवल 25 रुपीज में अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। और जुलाई मंथ का करंट अफेयर, जिसमें जुलाई मंथ के टॉप 300 एमसीक्यू और पूरे महीने का 1 लाइनर, ठीक है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप इसे भी देख सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना और वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। ओके, नेक्स्ट, इंडिया बिकम वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 2024। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस डेटा को पब्लिश किया है और बताया है कि भारत का जो एविएशन मार्केट है वर्ल्ड का 5th नंबर का लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। भारत एवरी ईयर 241 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करता है। ठीक है, और भारत में जो ग्रोथ हो रही है वो 11.1% से भारत में पैसेंजर्स की ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा दुनिया भर के जो बिजिएस्ट रूट हैं उनकी भी रैंकिंग की गई है। तो मुंबई दिल्ली जो एयर रूट है वो वर्ल्ड में 7th नंबर पे आपको बिजिएस्ट रूट देखने को मिल जाएगा। तो टॉप ग्लोबल एविएशन मार्केट में सबसे ऊपर अमेरिका है, 876 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है। फिर चाइना है, फिर यूके है, फिर स्पेन है, और फिर 5वें नंबर पे इंडिया है, जो कि 241 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी कर रहा है। अगर बिजिएस्ट एयरपोर्ट रूट्स के बारे में बात करें तो मुंबई दिल्ली है, 7th नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे आपको जेजू शियोल देखने को मिलेगा, साउथ कोरिया का। ठीक है, मोस्ट यूटिलाइज एयरक्राफ्ट है बोइंग 737, फिर एयरबस A320 है, और फिर एयरबस A321 है।
तो ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज किए जाने वाले एयरक्राफ्ट है। IATA का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 349 कंट्री मेंबर्स हैं एंड बिली वॉल्स डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम को अभी 2 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसे बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। पहले ये जो पीएम ई ड्राइव स्कीम थी ये 2026 में खत्म हो रही थी। इसको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक कंडीशन है कि कोई भी एडिशनल बजट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, जिसको शॉर्ट में पीएम ड्राइव कहा जाता है, इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 2028 तक कर दिया है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को एक ही कंडीशन में दिया है कि इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया जाएगा। जो पुराना बजट था 10,900 करोड़ 10,900 करोड़ रुपीस का, आपको इसी बजट को यूटिलाइज करना है। ठीक है। इस कंडीशन पे पीएम ई ड्राइव स्कीम को बढ़ाया गया है। ठीक है। अब ये टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसेस को सपोर्ट करता है। याद रखेंगे ई ड्राइव जो स्कीम है वो आपकी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए नहीं है। ठीक है। इतनी चीजें इस बात को याद रखना है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ अभी पीआईबी का डेटा है जो इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। आइए हम इसको देख लेते हैं। इंडिया रैंक सेकेंड ग्लोबली इन द फिश प्रोडक्शन। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री आपको मिल जाएगी आफ्टर चाइना। ठीक है। पूरे वर्ल्ड का 8% फिश प्रोडक्शन भारत में होता है। 2024-25 में भारत में जो फिश प्रोडक्शन था वो 195 लाख टन का आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरे विश्व में सेकेंड नंबर पे फिश प्रोडक्शन के मामले में भारत है। ना बात करते हैं कंट्रीब्यूशन का, तो इनलैंड फिशरी और एक्वाकल्चर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इनलैंड फिशरी का 75% कंट्रीब्यूशन और एक्वाकल्चर का आपको 25% या मरीन फिशरी का आपको 25% कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और इनलैंड फिशरी का आपको 75% कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। मरीन फिशरी का मतलब है कि आप सॉल्टी वाटर में फिश का प्रोडक्शन कर रहे हो और इनलैंड फिशरी का मतलब है आप फ्रेश वाटर में जैसे कि पॉन्ड्स है, रिवर्स हैं, एक्वाकल्चर है, उसके जरिए आप फिशिंग कर रहे हो। टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका आपको देखने को मिल जाएगा। यूनियन बजट 2025-26 में फिशरी सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा गया है। ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कौन है? राजीव रंजन सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत में फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे हम लोगों ने ब्लू रिवोल्यूशन की शुरुआत की थी। ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम FY 2015-16 की स्कीम थी, 5 सालों के लिए थे, 3,000 करोड़ रुपए का बजट था। इसका पर्पस क्या था? ब्लू इकोनॉमी मतलब फिशरी सेक्टर को बूस्ट करना। फिर गवर्नमेंट ने पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 2020 में की थी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा 20,050 करोड़ रुपए का बजट था 5 सालों के लिए। इसका भी पर्पस क्या था कि 22 मिलियन मैट्रिक टन हमारे देश में क्या हो, फिश का प्रोडक्शन हो जाए 2024-25 तक। इसलिए पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। ना बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत पुरानी 1998 की है, लेकिन फिशरी सेक्टर को 2018-19 में एड ऑन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है या जो लेंडिंग लिमिट है वो 3 लाख रुपीज से बढ़ाकर 5 लाख रुपीज यहाँ पे कर दी गई है। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं हमारे देश की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली 6,520 करोड़ रुपए का बजट दिया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए। और ये कब तक के लिए वैलिड रहेगा? ये 15th फाइनेंस कमीशन तक के लिए, मतलब 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए ये वैलिड रहेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 की स्कीम है। इसके अंदर हमारा पर्पस क्या है कि सप्लाई चेन को बूस्ट करना, एग्रीकल्चर सेगमेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वेयर हाउसेस बनाना और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करना। इस डायरेक्शन में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलती है। इनिशियली इसका नाम संपदा, संपदा का मतलब स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हुआ करता था। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर हमारा काम है मेगा फूड पार्क तैयार करना, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में वैल्यू एडिशन करना,
फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को इंश्योर करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट 77,000 करोड़ रुपीस इन थर्मल पावर बाय द FY28 बाय द क्रिसिल। तो क्रिसिल रेटिंग पब्लिश हुई है, क्रिसिल की एक रिपोर्ट है। इसमें कहा है कि लगातार ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे एनर्जी की डिमांड बढ़ते जा रही है। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी एनर्जी सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। इसमें कहा है कि जो थर्मल पावर इंडस्ट्री है, मतलब जो एनर्जी या प्राइवेट सेक्टर है एनर्जी में, उसमें 77,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा FY28 तक, ऐसा क्रिसिल ने कहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो थर्मल पावर सेक्टर में, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों में मिला लिया जाए, तो 2.3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, साथ ही इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ा है क्योंकि पहली बार लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन होते जा रहे हैं। मतलब छोटी जो कंपनीज होती हैं उनको डर लगता है कि हमने पावर सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर दिया और किसी ने पावर को यूज नहीं किया या पावर खरीदी नहीं, तो हमें तो लॉसेस होंगे। तो आजकल स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करती है कि ये पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट बिजली बनाएगी और अगले 10 सालों तक, 20 सालों तक, 25 सालों तक इससे हम बिजली लेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्वेस्टर थोड़ा सिक्योर हो जाता है कि हाँ भाई कोई तो ग्राहक है, कोई तो कस्टमर है ही। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years, 4 state power distribution company have signed 25 years पावर परचेस एग्रीमेंट। इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क जो इन्वेस्टर्स का था वो रिड्यूस होते जा रहा है। और हमारे देश में जो पावर की डिमांड है वो इंक्रीज होते जा रही है। 366 गीगावाट हमें यहाँ पे पावर की जरूरत होगी 2031-32 तक, ऐसा बताया गया है। और 70% जो डिमांड है वो सोलर और विंड सोर्सेस से कवर करने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर अप्रूव 2000 करोड़ रुपी स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बाय एनसीडीसी। एनसीडीसी का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर ग्रांट दिया है। ग्रांट कितने का है, 2000 करोड़ रुपए का है। मतलब ये ग्रांट है, आपको वापस इसे रिटर्न करना पड़ेगा। ग्रांट किसे दिया है, एनसीडीसी को दिया है। कितने समय के लिए, 4 इयर्स के लिए, मतलब 2025-26 से लेकर 28-29 तक के लिए ग्रांट दिया है। और इस पैसे का इस्तेमाल एनसीडीसी करेगी, किस लिए करेगी, कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एनसीडीसी का काम क्या होता है, तो हमारे देश में जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है उनको लोन प्रोवाइड करने का काम एनसीडीसी करती है। ठीक है, कैपिटल प्रोवाइड करने का काम एनसीडीसी करती है। एनसीडीसी का फॉर्मेशन 1963 में नई दिल्ली में हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर काम करती है। नेक्स्ट है, न्यू टेक्सटाइल पार्क अंडर द पीएम मित्र स्कीम टू बूस्ट इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 लोकेशंस को फाइनलाइज किया है जहां पे पीएम मित्र स्कीम के अंदर टेक्सटाइल पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा। वो 7 साइट्स कौन कौन सी हैं, तमिलनाडु का वृद्धनगर है, तेलंगाना में बारंगल है, गुजरात में नवसारी, कर्नाटका में कालबर्गी है, मध्य प्रदेश में धार है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और महाराष्ट्र में अमरावती है। और इसके लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजट है। ये बजट 7 इयर्स के लिए है, मतलब 27-28 तक के लिए है। पीएम मित्र स्कीम 2021 की स्कीम है। इसका टारगेट है कि 7 लोकेशंस पे पीएम मित्र पार्क को स्टैब्लिश करना और 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, 20 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना। अब यहाँ पे पीएम मित्र का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, और ये जो पार्क बनाए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे तैयार किए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं राजीव आनंद जी के बारे में। इन्हें इंडसइंड बैंक का सीईओ बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 2025 से लेकर 2028 तक। इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन होंगे, आंसर हो जाएगा राजीव आनंद। इंडसइंड बैंक को इनॉग्रेट 1994 में किया गया था और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिनके द्वारा इंडसइंड बैंक को अनवील किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में। सो निप्पॉन इंडिया हैज ओपन फर्स्ट एवर ऑफिस ऑफ म्यूचुअल फंड इन लेह, 11,500 फीट अबव द सी लेवल। पहली बार इतनी ज्यादा हाइट पे म्यूचुअल फंड के बिजनेस को पेनिट्रेट करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए निप्पॉन इंडिया ने लेह में 11,500 फीट की हाइट पे अपने ऑफिस को ओपन किया है। ठीक है, with the reason previously underserved in regulated investment, this mark a new chapter in the financial inclusion in the remote area। ठीक है, निप्पॉन इंडिया का पर्पस क्या है कि म्यूचुअल फंड सर्विसेज एक्सेस कराना लेह में, वहां पे जो कम्युनिटी रहती है उनको और हमारे जो बॉर्डर फोर्सेस है उनको।
ठीक है, डिफेंस पर्सनल को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताना। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है, इनिशियली इसका फॉर्मेशन एज अ रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ था, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर था रिलायंस का और निपॉन लाइफ इंश्योरेंस का। लेकिन निपॉन लाइफ इंश्योरेंस ने सभी के सभी शेयर्स खरीद लिए 2019 में, और इसको फिर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हम कहते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई अप्रूव द वॉलंटरी अमलगमेशन ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड मुंबई विद सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। मुंबई का जो सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। और आरबीआई ने रिसेंटली न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अमलगमेशन या मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। तो जितनी भी नई ब्रांचेस है, जितनी भी ब्रांचेस होंगी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की, अब उनको रीनेम किया जाएगा एज अ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी कस्टमर्स होंगे वो कहलाएंगे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक मुंबई के कस्टमर्स। क्लियर है? और ये मर्जर 4 अगस्त से इफेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मोल्डोवा बिकम द 107 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो मोल्डोवा 107वें नंबर की कंट्री बन चुका है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। इसके पहले पनामा, स्पेन, नेपाल और परग्वे ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसके कुछ टारगेट्स हैं। क्या टारगेट है? आईएसए की टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। अब ये क्या है? तो हमें सोलर एनर्जी सेगमेंट में $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आना है 2030 तक। 1000 मिलियन पीपल को हमें क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करनी है। 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करनी है और 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। ये आपकी 1000 स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ठीक। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2025। तो फॉर्च्यून ने 71st एडिशन यहाँ पे पब्लिश किया है। दुनिया भर की 500 बड़ी कंपनीज की लिस्ट है जिसमें मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी अरमेको देखने को मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पे $105 बिलियन इसका प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री अमेरिका है। अमेरिका की सबसे ज्यादा कंपनीज की लिस्टिंग है। उसके बाद चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। भारत की टोटल 9 कंपनीज इसमें शामिल की गई हैं। सबसे ऊपर नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है जो कि मुकेश अंबानी की है। ठीक है, इसकी पोजीशन 88 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी और इनका टोटल रेवेन्यू $114 बिलियन का है। ठीक है, नाउ बात करते हैं इस लिस्ट में। फर्स्ट नंबर पे आती है वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है। तो टॉप 3 कंपनीज है वॉलमार्ट, अमेजॉन और स्टेट ग्रिड है। भारत में 9 कंपनी है, 5 पब्लिक सेक्टर है, 4 प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में एलआईसी, आईओसी, एसबीआई, ओएनजीसी और बीपीसीएल है टॉप 500 में। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, की पार्ट ऑफ बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 टू टेक अफेक्ट फ्रॉम द 1 अगस्त। अब यहाँ पे हमारे देश में जो बैंकिंग लॉज है कौन कौन से? एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 का एक्ट है और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एक्ट 1970 1980 का एक्ट है। इन एक्ट्स में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो कि 1 अगस्त से लागू किए जाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाया गया है। 5 कोर बैंकिंग लेजिस्लेशन यहाँ पर लाए गए हैं। आइए हम इन अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उनको देख लेते हैं। पहला है रीडिफाइनिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड। अब देखिएगा, जो बैंक्स होते हैं, बैंक में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बैंक्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैंक्स के शेयर्स भी उनके पास होते हैं, एक शेयर होल्डर होते हैं। तो इसकी जो लिमिट है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी है जिससे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में आए। तो लिमिट फॉर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन बैंक इज रिवाइज फ्रॉम द 5 लाख रुपीज टू द 2 करोड़ रुपीज। इस थ्रेशोल्ड को चेंज किया है जो कि सिंस 1968 तक से चेंज नहीं हुआ था। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रिफर टू द डायरेक्टर और ऑफिसर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेक इन द फर्म। तो अब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको बैंकिंग फर्म में अपने शेयर्स चाहिए है। रिफॉर्मिंग डायरेक्टर टेन्योर इन द कोऑपरेटिव बैंक। तो जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके टेन्योर को बढ़ाकर 8 साल से 10 साल तक कर दिया है, लेकिन इसमें चेयरमैन और फुल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे अदर जो डायरेक्टर्स है कोऑपरेटिव बैंक्स में, उनका टेन्योर 9 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन फंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है कैन ट्रांसफर्ड अनक्लेम्ड शेयर
अब ऐसा होता है ना, आपने अकाउंट खुलवाया और सालों हो गए, 10 साल 15 साल हो गए, आपने उस फंड को एक्सेस नहीं किया, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट है ना। तो अनक्लेम जो डिपॉजिट का शेयर्स है, इंटरेस्ट है, बॉन्ड्स है, ठीक है, तो इन्हें इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ऑडिट क्वालिटी, अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा गया है कि आप अलग अलग कंपनीज को हायर करेंगे जो आपके बैंक्स की ऑडिटिंग करेगा, और उन ऑडिटर का जो भी खर्चा होगा, जो भी रिमरेशन होगा, वो आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे, जिससे हाई क्वालिटी ऑडिट प्रोफेशनल्स को लाया जा सके और प्रॉपरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ऑडिटिंग कराई जा सके। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना पर्पस है। रिपोर्टिंग एंड रेगुलेटिंग चेंजेस, अब इसमें क्या कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइमलाइन है बैंक्स की, उनको चेंज की है एज पर द आरबीआई एक्ट। तो इसमें फर्स्ट डे टू द 15th डे पहला स्लॉट होगा, और 16 डे टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ सेकेंड स्लॉट होगा। पहले सैटरडे टू फ्राइडे चलता था स्लॉट्स, अब इसको चेंज करके 1st to 15 एंड 16 टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ये स्लॉट चेंजेस किए गए हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी, इसमें अकाउंट होल्डर अप टू 4 नॉमिनी आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर सेफ्टी लॉकर ओनली सक्सेसिव नॉमिनेशन विल बी अलाउड, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है, विच प्लेटफॉर्म हैज रुपे पार्टनर विद टू ऑफर इनहांस टिकटिंग एक्सपीरियंस टू इट्स कार्ड होल्डर। तो रुपे ने रिसेंटली बुक माई शो के साथ पार्टनरशिप की है। तो आप बुक माई शो के जो शोज हैं वो रुपे के साथ पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अनलॉकिंग अ 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया? तो अभी हमने देखा ये रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द वीमेन सेंट्रिक टर्म इंश्योरेंस कॉल्ड द शुभ शक्ति। तो शुभ शक्ति जो वीमेन सेंट्रिक टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो लेकर आया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें महिलाओं को 15% लोअर प्रीमियम मिलेगा कंपेयर टू द मेल, ठीक है। डन। तो ये थे हमारे 3 से लेकर 9 अगस्त तक के सभी बैंकिंग करंट अफेयर्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और लिंक को शेयर जरूर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।